फिजन। अब इसी मेन कंक्लूजन के लास्ट पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 4 जो आपको एनसीईआरटी में अभी फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, बट जो हमारा लास्ट पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन है 4th नंबर। अब हमने ये देखा कि यहां से जो लाइटर न्यूक्लियस थे उसको हमने हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया, मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी लोअर थी उसी को हमने कन्वर्ट किया हायर बाइंडिंग एनर्जी में। हमारी लिमिट कौन सी है? हमारी लिमिट है 30 to 170। 30 to 170 वाले जो जितने भी न्यूक्लियस होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। 170 क्या, जिसका हमने एग्जांपल लिया यूरेनियम का। अब 30 से डाउन में हम जाएंगे तो 30 से डाउन वाले न्यूक्लियस कैसे होंगे? हमारे लाइटर न्यूक्लियस। अगर हम यहां से एग्जांपल लेंगे 1s2 का या फिर 1s3 का, मतलब हाइड्रोजन को हमने कन्वर्ट कर लिया हीलियम के अंदर, मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी लोअर है उसको हमने कन्वर्ट किया हायर बाइंडिंग एनर्जी में। जिसका मास नंबर कम है उसको हमने कन्वर्ट किया हायर मास में। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लाइटर न्यूक्लियस को ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे और उसको हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस में भी हमारी सेम कंडीशन फुलफिल होगी। लोअर बाइंडिंग एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हायर बाइंडिंग एनर्जी में। सो लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाले ये न्यूक्लियस जिसको हम कन्वर्ट करेंगे हायर बाइंडिंग एनर्जी मतलब हीलियम में। तो हमने ये देखा कि इस प्रोसेस में भी हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये प्रोसेस नंबर, ये मेथड नंबर 2। सो ये हमारा मेन कंसेप्ट। यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाले एलिमेंट को अगर हम हायर बाइंडिंग एनर्जी वाले एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे तब हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी उस प्रोसेस में रिलीज होगी। ये प्रोसेस हम कौन सी मेथड से कर सकते हैं? तो फर्स्ट मेथड थी कि हैवी न्यूक्लियस को लाइटर में कन्वर्ट किया। सेकेंड मेथड ये होगी लाइटर न्यूक्लियस को हमने हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया। दोनों सिचुएशन में हमने ये हमारे मेन कंसेप्ट को फुलफिल किया, लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाले को कन्वर्ट किया हायर बाइंडिंग एनर्जी में। सो ये प्रोसेस जिसके अंदर हम लाइटर न्यूक्लियस को कन्वर्ट करेंगे हायर न्यूक्लियस में, मतलब जिसकी हैवी न्यूक्लियस में जिसके मास नंबर ज्यादा होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो लाइटर न्यूक्लियस है 1s2 या 1s3 इसको हम कन्वर्ट करेंगे हीलियम में, जिसका न्यूक्लियस इस दोनों से हैवी होगा। सो लाइटर न्यूक्लियस टू हैवियर न्यूक्लियस, लोअर बाइंडिंग एनर्जी टू हायर बाइंडिंग एनर्जी, तब भी एनर्जी में हमें उस प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलेगी। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया? दो न्यूक्लियस को जोड़ा। इस प्रोसेस में हमने क्या किया था? एक न्यूक्लियस को तोड़ा। तो इसीलिए सेकेंड प्रोसेस हमारी जो इंपॉर्टेंट होगी वो होगी न्यूक्लियर फ्यूजन, बिकॉज हम यहाँ पे दो न्यूक्लियस को फ्यूज करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या होगा? व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड into one heavy nuclei, then also energy is released। इस प्रोसेस में हमने लाइटर न्यूक्लियाई को कनेक्ट किया, जोड़ा, इसीलिए उसका नाम हमने रखा फ्यूजन। तो कंक्लूजन में ये पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एनसीईआरटी से। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दो छोटे पॉइंट है उसको यहाँ पे कवर करेंगे इसी ग्राफ से। सो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट टू कंक्लूजन। अब हमने थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन में ये देखा कि किसी भी न्यूक्लियन को हम किसी भी हैवी न्यूक्लियस को लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे या फिर किसी लाइटर न्यूक्लियस को हैवी न्यूक्लियस में। बट हमारा मेन कंसेप्ट यह था कि हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाले एलिमेंट को हायर बाइंडिंग एनर्जी वाले एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ऑब्वियस इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। और उसी के हमने दो अलग अलग मेथड देखी, फिजन एंड फ्यूजन। अब ये क्वेश्चन होगा कि ये लाइटर न्यूक्लियस अब जिसके पास एटॉमिक मास नंबर कम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम है? या फिर क्वेश्चन ये भी होगा कि ये 30 to 170 वाले ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों होंगे? 170 के ऊपर जाएंगे हम
तब बाइंडिंग एनर्जी लोअर क्यों होगी? तो बाइंडिंग एनर्जी का मेन रीजन, मेन पॉइंट क्या होगा जिसकी वजह से उसकी एनर्जी में ये डिफरेंस हो सकता है? तो सबसे पहली चीज हम लाइटर न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो सपोज 1s2 की बात करेंगे तो 1s2 के अंदर उस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। उसके ऊपर जाएंगे तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट लोअर न्यूक्लियस, लोअर जो हमारे एलिमेंट्स है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, इट मीन्स कि उनका जो एटॉमिक मास होगा, उनका जो न्यूक्लियर मास होगा, वो न्यूक्लियर मास इक्वली डिवाइडेड होंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। जब हम हेवी न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तब हमने ये भी देखा कि न्यूट्रॉन नंबर की वैल्यू में चेंजेस होंगे। न्यूट्रॉन नंबर में भी इंक्रीज हो सकते हैं प्रोटॉन के नंबर से। सो हम सबसे पहले लोअर न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो लोअर न्यूक्लियस में हमने ये देखा कि फॉर एग्जांपल 1s2 की बात करेंगे, सो उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। तो इस दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू इतनी होगी कि उसको हम बाहर से थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वहां से हमने ये देखा कि वो न्यूक्लियस तुरंत ही उस पॉइंट पे अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब कि उसके न्यूक्लियस से न्यूक्लियन बाहर निकल सकते हैं, नॉकआउट हो सकते हैं। बट ये चीज कब पॉसिबल होगी? जब लोअर न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे कि एक न्यूक्लियस को हमने मान लिया, उस न्यूक्लियस के अंदर हमने माना दो प्रोटॉन्स है। अब ये दोनों प्रोटॉन के बीच में कूलम रिपल्सिव फोर्स होगा। अब सपोज इस दोनों पार्टिकल के बीच में कूलम रिपल्सिव फोर्स है उसी टाइम पे उस दोनों पार्टिकल के बीच में। अब हमने एक थर्ड पार्टिकल ऐड किया, फॉर एग्जांपल हमने एक न्यूक्लियन को यहाँ पे ऐड किया। अब जैसे ये न्यूक्लियन यहाँ पे ऐड होगा, मतलब हमने ये देखा कि हमारे पास ये दो न्यूक्लियस थे, उसके साथ हमने ये थर्ड न्यूक्लियन को कनेक्ट किया। पहले जब ये दो प्रोटॉन थे तो दोनों प्रोटॉन के बीच में कूलम रिपल्सिव फोर्स था। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब हमने क्या देखा कि एक थर्ड पार्टिकल यहां से आया, थर्ड प्रोटॉन। अब हमने ये देखा कि ये दोनों न्यूक्लियन, ये दोनों प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स था, ये थर्ड प्रोटॉन अब जहां से आएगा, तो अब ये फर्स्ट और ये थर्ड न्यूक्लियस, मतलब ये थर्ड प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस और भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हमने ये देखा कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस था r, उस r डिस्टेंस की वजह से इस दोनों प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स मिला हमें। अब जैसे ये थर्ड न्यूक्लियन आया तो ये थर्ड न्यूक्लियन का डिस्टेंस, ये और दोनों के बीच का डिस्टेंस अब ज्यादा हो जाएगा। मतलब हमने ये न्यूक्लियन को साइड पे रखा। अब इस दोनों की अगर बात करेंगे तो इस दोनों न्यूक्लियस के बीच में, इस दोनों न्यूक्लियन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, फोर्स की वैल्यू हमने देखी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। रिपल्सिव फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस डबल हो जाएगा। अगर हमने इस दोनों पार्टिकल के बीच में, फॉर एग्जांपल हमने ये दो न्यूक्लियन मान लिए, इस दोनों न्यूक्लियन के बीच में कूलम रिपल्सिव फोर्स था। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कि दोनों का बीच का डिस्टेंस था r। अब ये दोनों न्यूक्लियन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। अब हमने इसी के साथ में उस न्यूक्लियस के अंदर, उस न्यूक्लियर साइड्स में थर्ड न्यूक्लियन ऐड किया। जैसे ये थर्ड न्यूक्लियन ऐड किया हमने ये देखा कि ये दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इस दोनों से ज्यादा हो जाएगा। तो जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना ही रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो उस मोमेंट पे हमने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, जिसका अट्रैक्टिव फोर्स अभी तक हमने ये देखा कि ये दोनों न्यूक्लियंस को कनेक्ट और एक ही न्यूक्लियस में रखने के लिए जो रिपल्सिव फोर्स था उसको बैलेंस किया था। उसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट था, हमने देखा 1s2 के अंदर एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स था, उसी की वजह से ये न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर, तो हमने ये देखा 1s3 में, जिसके अंदर एक प्रोटॉन था बट दो न्यूट्रॉन थे। तो एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो इनिशियल लाइटर न्यूक्लियस के लिए हमने ये डिसाइड किया कि जो भी फोर्स होगा, जो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हमें बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू MeV की रेंज में मिलेगी, बिकॉज ये
न्यूक्लियर फोर्स है। हमने सेम चीज एटम में देखी, जब हमने एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, किसी इलेक्ट्रॉन को हम नॉकआउट करेंगे, तब हमें जो एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में मिलेगी। बट यहाँ पे अगर हम किसी न्यूक्लियन को रिलीज करेंगे, नॉकआउट करेंगे, तब हमें जो एनर्जी मिलेगी वो एमईवी के रेंज में मिलेगी, मतलब 10⁶ टाइम्स एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। तो उस थ्योरी के अंदर हमने ये देखा कि हमने जो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी उससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा और वो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एनर्जी, मतलब उसका जो बाउंडिंग जो एनर्जी था, जो एनर्जी थी जो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन को बाउंडेड करके रखेगा वो एनर्जी, और इस न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर दोनों में डिफरेंस है। बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्टिव नेचर, जिसकी वजह से ये सारे न्यूक्लियस बाउंडेड है, जिस न्यूक्लियन के अंदर, मतलब जिस न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड रहेंगे, उसका मेन रीजन था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और उसका अट्रैक्टिव नेचर। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन था कि जो भी फोर्स हम इस न्यूक्लियस के लिए स्टडी करेंगे उसका नेचर था अट्रैक्टिव, और उसी अट्रैक्टिव नेचर की वजह से हमें बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट एमईवी की रेंज में मिलेगी। अब हमने इसी चीज को चेंज किया, हम ऊपर आते गए और हमने एफी का एग्जांपल देखा। एफी का एटॉमिक नंबर था 26 और उसका एटॉमिक मास नंबर 56, मतलब उस एफी के न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन एंड 30 न्यूट्रॉन्स है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन से ज्यादा होगी। अगर हमने ये देखा कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर हमने 26 प्रोटॉन्स रखे, तो 26 प्रोटॉन्स सारे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक प्रोटॉन के ऊपर बाकी के 25 प्रोटॉन्स रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो ये प्रोटॉन बाहर निकल जाना चाहिए, मतलब वहां से न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल होना चाहिए। बट हमने ये देखा कि उस प्रोटॉन के साथ 30 न्यूट्रॉन्स भी है, और न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट होगा। तब हमने ये देखा कि जैसे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हुए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से उस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स मिला, वो अट्रैक्टिव फोर्स। अब हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ये भी देखा कि शॉर्ट रेंज फोर्स होगा ये, और उस रेंज के अंदर जब जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे तब ये उस फोर्स का नेचर होगा अट्रैक्टिव। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमने यहाँ पे कंसीडर किया और इस सारे न्यूक्लियस में हमें मिलेगा, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा और वो ऑलवेज कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करेगा। अगर जिस मोमेंट पे हमने और भी आगे न्यूक्लियॉन्स देखे कि हमने एटॉमिक नंबर में और भी इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे 238 जितने न्यूक्लियॉन्स हो, मतलब न्यूक्लियर साइज और भी बड़ी होती गई। उस साइज के अंदर हमने ये देखा कि जो हमारा न्यूक्लियॉन होगा, उस न्यूक्लियॉन का उस प्रोटॉन के साथ इंटरेक्टिव फोर्स और भी कम होता जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। आपको ये चीज प्रॉपरली समझनी होगी कि सपोज हमारे पास ये सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे। अब इनिशियली हमने क्या देखा कि जब हमारे पास लाइटर न्यूक्लियस थे, लाइटर मतलब 2 या 3 न्यूक्लियस या मैक्सिमम 10, 12, 16 तक जितने भी न्यूक्लियॉन्स थे, उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स को हमने इजीली बैलेंस किया, इसीलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमें इस रेंज में मिली। बट जब हम हेवी न्यूक्लियस की बात करेंगे 30 to 170 जो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, उसका मेन रीजन क्या होगा। अब हमने ये देखा कि पहले इनिशियली इस दोनों पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा, उसी ड्यूरेशन में हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी है, तो न्यूट्रॉन्स की वजह से ये दोनों पार्टिकल का जो रिपल्सिव फोर्स था, ये रिपल्सिव फोर्स उसको हमने जोड़ के रखा ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये दोनों न्यूक्लियन एक साथ एक ही न्यूक्लियस में रहेंगे। अब हमने जैसे ये थर्ड पार्टिकल को ऐड किया, तो ये थर्ड पार्टिकल का ये फर्स्ट पार्टिकल से डिस्टेंस तो और भी ज्यादा हो जाएगा, तो इस दोनों पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव फोर्स कम होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स कम होगा तो ये डिस्टेंस बड़ा है, तो ये डिस्टेंस जैसे इंक्रीज होगा, डिस्टेंस के ऊपर कूलम्ब रिपल्सन फोर्स भी डिपेंड करेगा और उसी डिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी डिपेंड करेगा। तो ये थर्ड न्यूक्लियन की वजह से हमने ये दोनों न्यूक्लियन के बीच में रिपल्सिव फोर्स तो डिक्रीज होगा, एज वेल उस मोमेंट पे अट्रैक्टिव फोर्स भी डिक्रीज होगा, बट अट्रैक्टिव फोर्स और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा।
तो उस मोमेंट में हम ये देखेंगे कि ये अट्रैक्टिव फोर्स उस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने में इनफ नहीं होगा। तब हमने ये देखा कि अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो ये रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने में हमें और भी हेल्प मिलेगी। और इसीलिए हमने देखा कि अगर हम 30 से ऊपर जाएंगे तब हमें मैक्सिमम न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और भी मिल जाएंगे कंपेयर टू प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होने का एक रीजन होगा उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। सो अगर यहाँ पे हमने देखा 26 प्रोटॉन्स सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उसके ऊपर 30 न्यूट्रॉन्स होंगे। ये 30 न्यूट्रॉन्स इनफ होंगे उस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने में। यही चीज हमें Fe से आगे भी सारे 170 तक हमें ये चीज मिलती गई और इसीलिए 130 टू 170 के अंदर हमें बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट मिली। तो ये चीज आपको एग्जांपल से याद रखनी होगी। सिंपल सा एग्जांपल, अगर हमारे पास दो न्यूक्लियन होंगे, उस दोनों न्यूक्लियन के बीच में अगर हमें रिपल्सिव फोर्स मिला तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे थर्ड न्यूक्लियन हमने ऐड किया तो ये थर्ड न्यूक्लियन का फर्स्ट से डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस हमें ज्यादा मिलेगा तो फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। उस मोमेंट पे रिपल्सिव फोर्स तो कम होगा और उसी मोमेंट पे अट्रैक्टिव मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स भी हमारा कम होगा। तो इस मोमेंट पे ये न्यूक्लियन को रिपल्सिव फोर्स ज्यादा एक्ट होगा, इसीलिए ये न्यूक्लियन वहां से भाग जाएगा, मतलब यहाँ से वो रिमूव हो सकता है। इसीलिए इसकी बाइंडिंग, इस न्यूक्लियन को बाउंड करने के लिए हमें बाहर से बहुत ही कम एनर्जी देनी होगी। इसीलिए ये लोअर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, बिकॉज ये थर्ड न्यूक्लियन जो आएगा वो लेस बाउंडेड होगा बाकी न्यूक्लियंस के साथ, इसीलिए उसको कम एनर्जी देंगे तभी वो बाहर निकल जाएंगे। बट यही चीज अगर हम आगे जाते जाएंगे न्यूक्लियस में एलिमेंट नंबर में, तब हमने देखा ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, अब हमारे पास इतने सारे एक साथ न्यूक्लियंस आ गए। अब ये वाले पार्टिकल के ऊपर इस पांचों पार्टिकल ने रिपल्सिव फोर्स लगाया, बट ये वाले पार्टिकल का इस वाले पार्टिकल से डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स की जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो उस मोमेंट पे ये अट्रैक्टिव फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर हम 26 का मतलब आयन का एग्जांपल लेंगे तो ये वाले प्रोटॉन के ऊपर बाकी के 25 प्रोटॉन्स रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। बट अगर हमने 26 न्यूट्रॉन्स ही लिए तो 26 न्यूट्रॉन्स का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। बट हमने क्या देखा कि Fe के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है, 30 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये 30 न्यूट्रॉन्स मिला के इस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करेंगे। सो हम न्यूक्लियन से आगे जाते जाएंगे 1 2 3 4 5 इतनी छोटी साइज के अंदर इतने सारे न्यूक्लियंस होंगे, तो उस न्यूक्लियंस के का मेन डिपेंडेंसी होगा डिस्टेंस। अगर किसी भी दो न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होगा और उससे भी डिक्रीज होगा अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसको बैलेंस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसीलिए हमें 30 टू 170 को ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट मिली। सो हमारे बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट नंबर 2 गिवन है। पॉइंट नंबर 1, जो फोर्स बाइंडिंग एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और उसी की वजह से हमें एमईवी की रेंज में बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्टली लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट फॉर 30 टू 170, मतलब 30 टू 170 के बीच में हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट मिलेगी, which is the consequence of the fact that nuclear force is short range। इसका एक ही रीजन हो सकता है कि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज कम होगी। मतलब जिस वाले पार्टिकल से यहां तक के पार्टिकल का डिस्टेंस और भी इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स हमारा इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो न्यूक्लियस को बाउंडेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अट्रैक्टिव फोर्स और उस फोर्स का भी मेन डिपेंडेंस होगा शॉर्ट रेंज, मतलब रेंज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट,
consider a particular nucleon inside a sufficiently large nucleus. It will be under the influence of only some of its neighbors which come within the range of nuclear force. हमने किसी एक न्यूक्लियस को कंसीडर किया, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हमने डाले। अब उसी न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक तो कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स होगा और अट्रैक्टिव फोर्स किस पार्टिकल किस न्यूक्लियॉन के बीच में होगा वो डिपेंड करेगा अगर वो सारे न्यूक्लियॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आएंगे तब। अगर उस रेंज में सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स हमें उस रेंज के अंदर मिलेगा। सो उस रेंज के अंदर हमें ये दिखेगा कि वो रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करता जाएगा और हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होता जाएगा। थर्ड पॉइंट, इफ एनी न्यूक्लियॉन इज एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेंज इट विल हैव नो इन्फ्लुएंस ऑफ इट। अब हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा पूरा न्यूक्लियस का साइज, इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर हमने बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स डाले। अब ये इतनी रेंज जो होगी हमारी, ये रेंज के अंदर हमें अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा, उसी रेंज के अंदर हमें रिपल्सिव फोर्स भी मिला। तो ये रिपल्सिव फोर्स और ये अट्रैक्टिव फोर्स ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया। तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी की कोई एक हमें रेंज मिलेगी, उसकी एक वैल्यू मिलेगी। अब हमने इस रेंज के बाहर एक न्यूक्लियॉन को और भी ऐड किया। अब ये न्यूक्लियॉन उसकी कोई इफेक्ट इस वाले सारे न्यूक्लियॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स के टर्म में नहीं होगी, बिकॉज इतनी ही रेंज में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो इतनी ही रेंज में बाइंडिंग एनर्जी के अंदर कोई ना कोई चेंज हम कर सकते हैं। अगर इतनी रेंज के अंदर, इतने एरिया के अंदर, इतने रीजन के अंदर अगर हमने किसी न्यूक्लियन को ऐड कर लिया तब हमें बाइंडिंग एनर्जी में कोई ना कोई चेंजेस मिलेगा। मतलब डेल्टा EBN चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम एलिमेंट्स के अंदर हमें वेरिएबल होती दिखेगी 30 to 170 में। तो अगर हमने 56 के आगे 57 पे गए, 58 पे गए, अप टू 30 to 170 में किसी भी पार्टिकल के अंदर हमने किसी भी एलिमेंट के अंदर एक एक न्यूक्लियन ऐसे बाहर से हमारे रेंज के बाहर ऐड करते गए तो उसका कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर, बिकॉज ये हमारा इतना क्लोज रीजन हो गया जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो इफ एनी न्यूक्लियन इज एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेंज, इस रेंज से ग्रेटर डिस्टेंस पे होगा, देन इट विल हैव नो इन्फ्लुएंस ऑफ इट। इसका कोई इन्फ्लुएंस हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ऊपर नहीं होगा। इसीलिए 30 to 170 तक ये हमें वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिली। सो ऑलमोस्ट कांस्टेंट का मतलब ये वेरिएबल होगा, बट ऑलमोस्ट 8.5 की रेंज के बीच में मिली। देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ न्यूक्लियन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ p neighbors within the range, then binding energy is proportional to p। अगर हमने ये मान लिया कि किसी भी न्यूक्लियन, इफ न्यूक्लियन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ p neighbor, किसी भी एक न्यूक्लियन के p नंबर ऑफ नेबरर्स होंगे, वो भी उस रेंज के अंदर, तब बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करेगी उस p नेबरर के ऊपर। इट मींस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू p into k। प्रोपोर्शनलिटी का हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा के, जिसका डायमेंशन होगा एनर्जी का। सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू p into k। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियन है, उसके अराउंड p नेबरर्स होंगे, और ये सारे p नेबरर्स उस रेंज में आते होंगे जहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, तब हमें बाइंडिंग एनर्जी की डायरेक्ट डिपेंडेंसी किसके ऊपर मिलेगी, उस p नेबरर्स पे। बिकॉज हमने उसके अगले वाले पॉइंट में ये भी डिसाइड किया कि उस रेंज के बाहर कोई न्यूक्लियन होगा तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो अगर हमने p नेबरर्स मान लिए जो रेंज के अंदर आते होंगे, तो उसी की इफेक्ट हमें बाइंडिंग एनर्जी पे मिलेगी। तो जितने p नेबरर्स विद इन रेंज इंक्रीज होते जाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p, इट मींस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू p into k। सो k is equal to constant and dimension of energy. Now last point, now if we add nucleon in nucleus, we know most of the nucleons reside inside, not near the surface. It means delta EBN will be small. अब उसी न्यूक्लियस के अंदर हमने एक न्यूक्लियन और भी ऐड किया। हमने ये भी देखा कि मैक्सिमम न्यूक्लियन उस न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करेंगे, नॉट ऑन द सरफेस। सो जितने न्यूक्लियंस अंदर आते जाएंगे, हमने ये एक पॉइंट फिक्स कर लिया कि उस रेंज के अंदर जितने भी न्यूक्लियंस आएंगे, उसकी वजह से हमें एक बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। उस रेंज के बाद अगर हमने एक दो न्यूक्लियन और भी ऐड करते जाएंगे तो उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा।
सो ऑलमोस्ट हमारा डेल्टा EBN कांस्टेंट या स्मॉल रहेगा। सो सेकेंड पॉइंट थोड़ा लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट होगा एनसीईआरटी में, बट आपको मेन पॉइंट इस ग्राफ से याद रखना है। फटाफट से पहले 2 पॉइंट रिवाइज करवाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी का मेन रीजन होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, मतलब अगर हमने मान लिया कि हमारे पास 2 न्यूक्लियन है, उस दोनों न्यूक्लियन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये दोनों न्यूक्लियन दूर जाएंगे। अब हमने एक थर्ड न्यूक्लियन इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के साथ लेके आए, तो इस न्यूक्लियन का डिस्टेंस इस वाले न्यूक्लियस से ज्यादा होगा कंपेयर टू इस दोनों न्यूक्लियन के बीच में जो डिस्टेंस था। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये जो थर्ड न्यूक्लियन लास्टली आएगा वो इतना बाउंडेड नहीं होगा इस दोनों के साथ या फिर इसके साथ। इसका मतलब इस न्यूक्लियन को हम इजीली बाहर नॉकआउट कर सकते हैं। इसका मतलब कि जिसके पास 1, 2 या अप टू 16, 20, 30 तक जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे, उस सबके अंदर एक ही चीज हमें मिलेगी जिसको हम कम एनर्जी देंगे तो वहां से वो तुरंत ही न्यूक्लियन नॉकआउट हो सकता है। तो इसीलिए लाइटर न्यूक्लियस की, यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियस की हमें बाइंडिंग एनर्जी कम दिखेगी, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिमिलर रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर रहेंगे। इसका मतलब कि 4 प्रोटॉन होंगे तो 4 न्यूट्रॉन है। 2He4 की बात करेंगे तो 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। उसी रिपल्सिव फोर्स को ये 2 न्यूट्रॉन भी आएंगे, यहाँ पे ये दोनों न्यूट्रॉन ने उसको बैलेंस करके रखा। तो इसीलिए एक ही न्यूक्लियस के अंदर चारों पार्टिकल एक साथ रहेंगे। अब हमने इसी ग्राफ से एक और डाउट मिला कि ये 30 to 170 में बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहेगी, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो जैसे हम 30 से आगे जाएंगे, हमने ये एक चीज देखी कि 30 से आगे 170 तक हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कोई ना कोई चेंजेस मिलेगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो Fe का एग्जांपल लिया हमने। Fe का एटॉमिक नंबर है 26 और मास नंबर है 56। इसका मतलब कि Fe के अंदर 26 प्रोटॉन्स है और 30 न्यूट्रॉन्स है। तो ये 26 प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे ड्यू टू कूलम्ब या रिपल्सिव फोर्स। अगर इतने ही न्यूक्लियर साइज के अंदर हमने 30 न्यूट्रॉन्स भी डाले हैं, तो ये 30 न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन सारे पार्टिकल के साथ होगा। सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसी भी पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो उस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हमने ये देखा कि जितने प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे उसको बैलेंस करते जाएंगे ये न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमारा क्या काम करेगा, न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करने का। तो न्यूट्रॉन इज द मेन फैक्टर। जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब हमने और भी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाया उसके अंदर, जिसका काम होगा रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करना। इसीलिए हमने आगे ये देखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते गए और उसी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से हमें मिला कि वो न्यूक्लियस स्टेबल होते गए, उसको उसके रिपल्सिव फोर्स को बैलेंसिंग फोर्स मिलता रहा। अब इसके आगे जाएंगे तो और आगे हमने ये भी देखा कि बाइंडिंग एनर्जी अगेन कम हो गई। तो बाइंडिंग एनर्जी कम होने का मेन रीजन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 238, तो ये साइज इतना बड़ा हो गया, 238 न्यूक्लियॉन्स है। अब एक रेंज के साथ इतने बड़े साइज के अंदर हमारे न्यूक्लियर फोर्स की रेंज, फॉर एग्जाम्पल हमने इतनी मान दी, तो इतनी रेंज यहां तक की और हमारा साइज इतना, तो यहाँ के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस पार्टिकल को कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब इतने रीजन वाले पार्ट में हमें एक स्टेबिलिटी मिलेगी, बट इतना रीजन जो होगा जिसको हम बाहर से थोड़ी एनर्जी, एक न्यूट्रॉन उसके ऊपर डालेंगे तो ये पार्ट पूरा अलग हो जाएगा। इसका मतलब कि उस एलिमेंट से, उस न्यूक्लियस से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। सो इतने लार्ज न्यूक्लियस के अंदर इतने पार्ट के अंदर हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। बाकी के पार्ट से हमने ये भी देखा कि धीरे धीरे ये पार्ट, इतना बड़ा न्यूक्लियस होगा हमारा, इतनी साइज के न्यूक्लियस के अंदर 238 जितने न्यूक्लियॉन्स हैं, अब इतने लार्ज डिस्टेंस के ऊपर अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये जो बाउंडेड पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे हमने ये देखा कि एक न्यूट्रॉन हमने उसके ऊपर बम्बार्ड किया तो इतना पार्ट उससे निकल जाएगा, मतलब कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई। बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई और हमने ये भी देखा कि धीरे धीरे साइज
छोटी भी हो जाएगी जितने टुकड़े बाहर उसके निकलते जाएंगे। तो ये जो बाहर टुकड़े निकलना, ये जो चीज होगी कि इस न्यूक्लियस के अंदर थोड़े थोड़े पार्ट्स अलग अलग होते जाएंगे। तो ये अलग अलग होना, ये चीज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। इसीलिए यूरेनियम रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जिसके अंदर से अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन बाहर निकल सकते हैं। उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तब। तो उसके स्टेबिलिटी का, और ये अनस्टेबल क्यों है उसका एक ही रीजन होगा कि इतनी बड़ी साइज के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना इनफ अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कि वो प्रोटॉन के रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करे। उसी वजह से वहां से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ मास। तो मास इन एनर्जी कन्वर्जन भी यहाँ पे यूजफुल हो गया। सो ये ग्राफ, इसके मेन फीचर्स और 4 कंक्लूजन, पूरी थियरी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। सो आपको दोनों मेन फीचर जो हमारे एनसीईआरटी में 2 मेन फीचर्स दिए, हमने 4 मेन फीचर्स लिखे थे। इसके बाद 4 कंक्लूजन, हमने पहले 2 कंक्लूजन देखे जो सबसे इंपॉर्टेंट था, फिजन एंड फ्यूजन। इसके बाद ये 2 कंक्लूजन हमने देखे। एनसीईआरटी में ये पॉइंट नंबर 2 दिया है। आपको ये पॉइंट थोड़ा लैंग्वेज में डिफिकल्ट लगेगा, बट आपको ये पूरा समझ के लिखना होगा। ये 4 पॉइंट और ये ग्राफ, आपको ये थियरी 3 मार्क्स में आ सकती है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट रेडियो एक्टिविटी, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके।